Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Very good morning. So first class over हो गया? Yes, sir. अच्छा, फिरोज सर का था? नहीं सर, राम प्रताप सर को कंपाइलर डिजाइन। ठीक है, सारे क्लासेस आपके शुरू हो गए? सर बस उसका नहीं हुआ, ले लेते हैं एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड का, राइट। बाकी सब तो हो गए। हाँ, ठीक है, एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट वाले क्लास में सारे लोग थे ना? सूरज सर नहीं। सूरज एब्सेंट था। सूरज एब्सेंट था। इज ही फाइन? डू यू नो? ऐसा तो नहीं है क्योंकि लोगों की आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। आई थिंक कोई ऐसा इश्यू तो नहीं? अगर आपको मालूम हो, नहीं मालूम तो एक अलग बात है। हाँ, सर नहीं पता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कल मैंने आपको वीडियोस शेयर कर लिए थे, आई होप आप लोगों को मिल गए होंगे। तो जितने भी हम लोगों के लेक्चर्स हो रहे हैं वो वीडियोस यूट्यूब पे हैं और उसका लिंक मैं जो है आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आज मैं कुछ चीजें और शेयर करूंगा, ठीक है? ब्रीफ में 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में पूरा जैसे टॉपिक हमें अगर समझना है तो ये तो पूरा लेक्चर में डिस्कशन भी हो जाता है ना, तो कुछ उस टाइप के भी छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए थे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? सो कोमल, बुक का नाम याद आ गया अब है? किस बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग? स्टुअर्ट रसेल और पीटर नॉर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या पीटर नॉर्विग, NORVIG, ठीक है? पीटर नॉर्विग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच। एंड इस टेक्स्ट बुक्स को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है? सो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ है, क्या क्या चीजें कुछ समझ में आई, थोड़ा सा आप रिकैप कराइए जिससे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। प्रशांत, पहले आप बताइए। लास्ट टाइम हमने काफ़ी टर्म्स यूज़ किए थे, जैसे एजेंट हो गया, एक्चुएटर, सेंसर्स, हाँ, इसमें एजेंट क्या होता है। एंड मतलब जैसे हमने बात की थी कि सर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ एजेंट सेंस कर पाता है, तो हमने उस सब चीज़ों के बारे में बात किया था पहले ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में, फिर हमने मशीन को लिया था। ठीक तो बात ये सब थोड़ा भी याद है। ठीक बात है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ एजेंट्स के बारे में बातचीत किया था, एजेंट का बेसिक आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। उसी को डिस्कशन के दौरान कुछ टर्म्स आए थे, एक्यूटेटर्स, इफेक्टर्स एंड देन एनवायरनमेंट, और उसमें हम लोग ने आखिरी में, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, पीस के बारे में बात हुआ था, PEAS। और ये एक्रोनिम किस चीज का है? P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मेजर, E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, A स्टैंड्स फॉर एक्यूटेटर्स एंड S स्टैंड्स फॉर सेंसर्स, ठीक है? और हम लोग ने 2 एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे एजेंट्स के बारे में हमारे आसपास ऐसे चीजें हैं, बट शायद अभी हम लोगों ने उस तरीके से देखा नहीं है, तो थोड़ा कुछ आज एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे, ठीक है? कोमल, कुछ और आप बताएंगे जो आपको ध्यान आ रहा हो, आपने इसके अलावा पढ़ा हो? नहीं सर, यही पढ़ा था। ठीक है, रैशनल के बारे में बात भी हुई थी सर। ठीक है। तो अभी हम जो है आपको बस एक शेयर कर रहे हैं एक स्लाइड, फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
तो हम लोग अपने डिस्कशन में बहुत कुछ अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, आज कुछ एग्जांपल्स भी और मैं देखूंगा। और हम लोगों ने क्या पर्पस है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, हल्का सा इसको डिस्कस किया था। क्या इसके वेरियस यूनिट्स हैं, हर यूनिट का पर्टिकुलर पर्पस क्या है, इसके बारे में बात किया हुआ था। कौन से टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, इसका भी डिस्कशन लास्ट वीक किया था। फिर हम लोग ने बात किया था यूनिट 1 के बारे में, हम लोग ने शुरुआत कर दी थी, और यूनिट 1 के वेरियस इश्यूज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में बात किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके वेरियस डेफिनेशंस, अलग अलग तरीके से उसकी जब अप्रोच, इंटेलिजेंस क्या है, बिहेवियर क्या है, और उसके बेसिस पर हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश किया था। ठीक है, फिर अलग अलग अप्रोचेस का भी मैंने फॉर्मल नाम नहीं दिया है, वो फॉर्मल नाम अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अप्रोचेस हमारे पास है और उनके फॉर्मल नाम क्या है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स तो हम लोग ने बातों बातों में किए थे, बट आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, कुछ ऐसे डिस्कशन करेंगे जो शायद वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ ब्रेक थ्रूज एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्रीफली एक हिस्ट्री का मैं बस बहुत तेजी से इसको दिखा दूंगा आपको, वैसे बता चुका हूं बट फिर भी फॉर्मल तरीके से एक बार दिखा देंगे इसको, एक बार आप पीपीटी में रीड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग ने थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे, मैंने एक क्वेश्चन बीच में आपसे पूछा था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो थोड़ा सा उसको एक फॉर्मल आंसर एक देने की कोशिश करेंगे। और फाइनली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन, इसको डिस्कस करेंगे। ये देखा था हम लोगों ने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये टर्म आया कब था, 1956 में एक वर्कशॉप या एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको कहा जाता है डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, और इसको किसने दिया हुआ था, जॉन मैकार्थी ने दिया था। और हम लोग ने फिर आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों को डिफाइन करने की कोशिश किया था। आर्टिफिशियल को जब डिफाइन कर रहे थे, आर्टिफिशियल को डिफाइन करना तो बड़ा ही आसान था। फिर हम लोग इंटेलिजेंस को डिफाइन कर रहे थे और ये देख रहे थे कि इंटेलिजेंस हम लोग बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करें, बट कभी कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आइडियल नहीं होता है। तो यहाँ एक बात आ गई कि हम ह्यूमन लाइक बिहेवियर चाहते हैं और दूसरा चाहते हैं हम लोग आइडियल बिहेवियर। इसके बेसिस पर हम लोग ने एक डायग्राम बनाया हुआ था, 4 क्वाड्रेंट्स थे, और इन 4 क्वाड्रेंट्स के बेसिस पर हम लोग फिर डिफाइन करने की कोशिश किए थे एआई को। और यहीं पर हम लोग इसको देखा जाए तो एक वर्ड अभी मैंने बोला था जब आपको बता रहा था, अप्रोचेस टू एआई, तो ये हमारे 4 अप्रोचेस टू एआई भी हैं, ये फॉर्मल तरीके से अगर हम बताएं। ठीक है, इनके बस नाम हमें ध्यान होने चाहिए, वो अभी आगे बता रहा हूँ। तो जब हम डिफाइन कर रहे थे तो क्या था हमारे पास निकल के आया, सिस्टम्स दैट थिंक लाइक ह्यूमंस, सिस्टम्स दैट थिंक रैशनली, इन 2 क्वाड्रेंट्स को देखें, नीचे आ रहे हैं सिस्टम्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमन, सिस्टम्स दैट एक्ट रैशनली। ठीक है, ये दूसरी पीपीटी है, ये पहली वाली पीपीटी है, 2 पीपीटीज बन रही है पैरेलली एक्चुअली में। तो जो पीपीटी हमारी भी होती है ना, वो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ रिफाइन होती जाती है, तो मैं आपसे शेयर दोनों ही कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ने ट्यूरिंग टेस्ट का एग्जाम्पल लिया था। ट्यूरिंग टेस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको हम लोग ने बात किया था, और एलन ट्यूरिंग ने जो ये टेस्ट किया था, ये कोशिश की थी, इनके मन में क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था, कैन मशीन्स थिंक। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, और जब इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया तो ये बताने के लिए कि मशीन के अंदर इंटेलिजेंस है, उन्होंने 4 चीजें निकाली कि ये 4 चीजें अगर है तो मशीन के अंदर इंटेलिजेंस है। अगर मशीन जो है अब इंट्रोगेटर को ब्लफ कर लेता है तो उस केस में कहा जा रहा है कि उसके अंदर इंटेलिजेंस है, अगर वो ब्लफ नहीं कर पाता है तो उस केस में ये कहा जा रहा है उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। अगर इंट्रोगेटर है वो आसानी से बता दे जा रहा है कि आपका जो जिससे आंसर्स हमें मिल रहे हैं दैट इज अ मशीन, दैट मींस उसने ब्लफ नहीं कर पाया। ठीक है, तो हम लोग ने अलग अलग तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया हुआ था, और उसके बेसिस पर हम लोग डेफिनेशंस को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं स्लाइड्स को थोड़ा तेजी से आगे ले जा रहा हूं जैसे आगे की बात हम लोग करें। ठीक है, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करते समय हम ये पा रहे थे कि तमाम सारे फील्ड्स जो हैं योगदान दे रहे हैं, इवन इकोनॉमिक्स इसमें नहीं लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी एक रोल है, फिलॉसफी का रोल है, तमाम सारे फील्ड्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। आज मैं आपसे बुक शेयर कर लूंगा, तो चैप्टर नंबर 1 में उसको थोड़ा सा जब आप समय पाइएगा तो एक रीडिंग कर लीजिएगा, कैसे उनका क्या रोल है। टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें कम है, जस्ट एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ लीजिएगा।
एक बार एक कभी कभी एग्जाम आता है तो में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग विदाउट एआई एंड प्रोग्रामिंग विद एआई। ठीक है, सो जब हम लोग अभी तक जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो वहां पर हम लोग जो है विदाउट एआई कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली एक कोई एल्गोरिथम होती है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मशीन के अंदर एआई है तो एआई का मतलब क्या हो गया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगा कि क्या आंसर होना चाहिए। उसके अंदर एक लर्निंग कैपेबिलिटी है और उसके बेसिस पर वो ये बताएगा कि क्या अब अगला आंसर होना चाहिए। सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम विद एआई कैन आंसर जेनरिक क्वेश्चंस इट इज मेंट टू सॉल्व, whereas जब हम बात करते हैं अ कंप्यूटर विदाउट एआई दैट इन दैट पर्टिकुलर केस इट आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिस पर्पस के लिए वो बना हुआ है। ठीक है, जब हम देखा जाए तो जब विदाउट एआई वाली बात होती है तो मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम दैट आल्सो लीड्स मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर, और मॉडिफिकेशंस इज नॉट दैट मच इजी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विदाउट एआई, क्योंकि काफी कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते रहते हैं। यहाँ पर अगर विद एआई की बात करें तो यहाँ पर तो हम लर्निंग एटीट्यूड ही है, एक तरीके से मशीन के अंदर आ रहा है, तो इसमें हम मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेबिलिटी को डालना दैट इज a little bit more easier as compared to the other one। बट अभी हम लोग को प्रोग्रामिंग वाला पार्ट अभी नहीं आता, इसलिए अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे। बट एक जेनरिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग विद एआई एंड प्रोग्रामिंग विदाउट एआई वी शुड बी एबल टू नो। ठीक है, सो चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट के बारे में बीच में बात हुई थी कि जो लोग ट्यूरिंग टेस्ट को नहीं मान रहे हैं वो उसमें उसको चैलेंज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, तो वहां पर हम लोग ने चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट को बोला था। और फुल टोटल ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बात किया था जहां पर दो चीजें और जुड़ जा रही है। ठीक है, उसमें विजन वाला पार्ट जुड़ जा रहा है और एक चीज और जुड़ जा रही है कि यानी टोटल मिला के जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ जा रहे हैं वो आ जा रहे हैं 6 इन दैट केस जब हम लोग टोटल ट्यूरिंग टेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, अगर तुम एआई प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखो, आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरीके के हैं जिसको एआई जो है नॉर्मली सॉल्व करता है। एक होता है मुंडेन टास्क और दूसरा होता है एक्सपर्ट टास्क। एक्सपर्ट टास्क का मतलब हो गया जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में जहां पर एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक एक्सपर्टाइज चाहिए, तो वहां पर भी चिप्स, सेंसर्स या ऐसी इक्विपमेंट्स में हमारी चीजें लगी रहती हैं जो उस एक्सपर्ट, एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट को काम करने में मदद करती हैं। वेयरएज प्लानिंग करना, चीजों को देखना, चीजों को कम्युनिकेट करना, आगे बढ़ना, नेविगेट करना कि हम किसी और से लड़े नहीं, ये रेगुलर तरीके के टास्क है। इसी तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं मुंडेन टास्क। तो जो एजेंट्स हैं या इंटेलिजेंट एंटिटीज हैं, ये दो तरह के टास्क को अगर देखें तो करते हैं पूरे। एक है मुंडेन टास्क और एक हमारे पास है एक्सपर्ट टास्क। ठीक है, तो कहने की बात है कि जैसे कि कोई पर्सन है, या जैसे हम लोग ने उस दिन हिरन का एग्जांपल लिया था, वो चलता है, सामने एक ऑब्जेक्ट को देखता है, उसको अवॉइड करता है। कहने की बात है कि वो बहुत ही आसान है, बट वो आसान चीज नहीं होती है। या अगर मैं देखूं तो एक चीजों को कैच करना, पकड़ना, बट फिर भी आज के समय में काफी हद तक कोशिश की जा चुकी है और इन सारे कामों को मैकेनाइज किया जा चुका है, और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या होता है, पीपीटी में बस एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, सो हाँ, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट करते हैं। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो तमाम सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सॉफ्टवेयर के टर्म्स में भी देखें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जब यूज हो रहा है तो ये देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्रॉड तो नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स, जब हम सॉफ्टवेयर बात बोल रहे हैं तभी वो इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं, अगर वो इसको ट्रैक कर ले रहे हैं so that they are presently available, एंड इनको हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है फॉर द पर्पस ऑफ एआई सिस्टम। इसी तरीके से आज हम लोग बात कर सकते हैं जो इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम्स के बारे में, जहां पर कोई इंडिविजुअल नहीं होता है और वो इंडिविजुअल होने के बजाय रादर कोई सिस्टम होता है, और वो जो सिस्टम है वो पर्टिकुलर इंटरेक्ट करता है आपके किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ। ठीक है, या अगर हम ऐसे एग्जांपल्स लें जैसे माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम है। बेसिकली डॉक्टर्स यूज इसको करते थे अर्लियर 70s के केस में, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, सिम्टम्स डाल रहे हैं दैट द पेशेंट हैज कफ
दैट द पेशेंट हैज फीवर। तो एक रीजनिंग के थ्रू ये बताया जा रहा है कि अब उसको क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, डेटाबेस भी होगा, डेटाबेस के अंदर कुछ चीजें होंगी, ये सारी चीजें तो होंगी ही, बट दैट इज एन एग्जांपल जो कि मेडिकल साइंस की फील्ड में इसको अर्लियर लेवल पे पहला एक एक्सपर्ट सिस्टम है जिसको यूज किया गया था। Now this is a popular example जो हमें मालूम होना चाहिए, ऑटोनॉमस लैंड व्हीकल इन अ न्यूरल नेटवर्क, एल्विन के नाम से। तो जैसे आज के समय में हम लोग ड्राइवरलेस कार्स की बात करते हैं, ड्राइवरलेस कार्स होते क्या है, उनको तो इस चीज को देखना पड़ता है कि सामने जो है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो पहली बात तो ये है कि उस ऑब्जेक्ट से लड़े नहीं, और दूसरी चीज ये है कि उनको रास्ता जो कि शायद गूगल मैप या कहीं पर भी है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाए। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम हियर, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट अर्लियर लेवल पे ड्राइवरलेस कार्स का था, जहां पे कार्स के आगे सर्टेन सेंसर्स लगे हुए, और सेंसर्स का पर्पस क्या होता है ये लैंड व्हीकल के अंदर, कि वो ये देखने के लिए कि आगे जो है वो आगे जो है कितनी दूरी पर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जिससे कि कार को अगर मूव करना है तो वो अपना वो मूव कर सकता है। So Alvin is a particular example of what you can say an example of an artificial intelligent agent, right? आपने सुना था इसके बारे में? अच्छा, कोई बात नहीं। Deep Blue एक एग्जाम्पल है। Has anyone heard about this Deep Blue? Yes sir, Deep Blue के बारे में बताइए प्रशांत उसके बारे में फिर। सर डीप ब्लू एक्चुअली उसका है, उसकी IBM का है, तो बेसिकली एक तरह से सुपर कंप्यूटर हम कह सकते हैं ना डीप ब्लू को। एंड सर एक मैच हुआ था सर डीप ब्लू का एंड एक गैरी कैस्परोव करके एक प्लेयर थे, तो डीप ब्लू ने आई थिंक हरा दिया था उनको। राइट 98 में आई थिंक हुआ था मैच। ठीक है, एंड ऑफ 90s की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। सो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक चीज और। So I'm just sharing you a clip. Okay, एक बार इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी भी आएगी, और you will be enjoy a little bit. Fine. This was suspense beyond anything the world of chess had ever known. Garry Kasparov, 34 years old, a cheerful and confident player throughout a dominating career, hovered over his pieces in the deciding game of a match with an implacable challenger. Deep Blue, a computer. Kasparov won the first game in a breeze, but the next day he got the shock of his life. To Kasparov, Deep Blue played the second game much more strongly, differently. Unlike a computer, he said. Kasparov conceded, and the loss wore on his mind for the rest of the match. In each of the next 3 games, the world's preeminent chess players, man and machine, battled each other to a draw. Kasparov's early scorn for Deep Blue's abilities had proven a great mistake. In the final game, the computer led with the white pieces, and soon Kasparov's fans had to admit that the once unthinkable might actually be happening. How had it come to this?
It was the work of a generation of impassioned computer engineers and programmers that led to Deep Blue. Human chess champion Garry Kasparov was being challenged, really, by other humans. They were arguably as brilliant as Kasparov, and no less disciplined and determined. They passionately believed they could teach their machines to surpass the performance of the human brain. The programming pioneers of the late 1940s knew and respected chess. It was a smart person's game and a worthy challenge. But after all, what a grandmaster did was just look ahead and analyze various possibilities, wasn't it? And computers could be taught to do that. But not easily, and for decades, not very well. Still, by the mid-1980s, computer chess programs began challenging and occasionally beating grandmasters. It remained unclear whether they could ever defeat the world's best. In 1996, after 7 years of research and development, a team at IBM believed they were ready to challenge Garry Kasparov. In Game 1 of 6, Deep Blue eked out its first win against the champion. Kasparov learned fast and won the match decisively. His confident proposal for a rematch in 1997 was immediately accepted by the IBM team. They were learning too. The afternoon of May 11th, 1997. Game 6, the deciding game. Deep Blue challenges Kasparov's brain with an array of 256 processors that can examine 200 million possible moves every second. They call it the brute force approach. Kasparov doesn't try, he can't try, to consider every possible move. He knows from experience what's important, and he relies on the human mind's extraordinary ability to recognize and remember patterns. The patterns of chess experience lived in Deep Blue's software, too. Grandmasters had coached IBM's programmers to deepen Deep Blue's book, its library of what humans knew from experience about how to win. Deep Blue could now play as well as a grandmaster, with all the benefits of hindsight. In the early moves of Game 6, playing by its book of openings, then in the mid-game analyzing millions of possible बीच में ब्रेक हो गया था मुझे लग रहा है, बट आपको एक आइडिया लग गया होगा चीजों के। शायद इसको कंप्लीट कर दें, 1 मिनट रह गया है। यस सर। 1 मिनट। move. Kasparov is rattled. He defends what he can, but it's clear that the computer will reliably do what he himself would do. And he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. For people watching around the world, it is a slow-motion moment. Deep Blue has defeated world champion Garry Kasparov in an absolutely stunning... IBM retired Deep Blue, and it never competed again. But the improvement of chess software did not stop in 1997. Today, inexpensive computers, with their large memories and sophisticated software, can play chess as well as Deep Blue did with its massively parallel processors. Yet Deep Blue versus Kasparov was justly called historic. The programmers had proved it was possible to build a chess-playing machine that could defeat the best human opponent. Nevertheless,
The machine they had built did not play chess by thinking in the same way a human does. A machine that can think remains the dream, and it's still many years and quite a few startling breakthroughs away. ओके सो इसको इसलिए भी दिखाया इस डॉक्यूमेंट्री को बिकॉज डीप ब्लू which won the match against Garry Kasparov, that is considered one of the major breakthrough in the field of artificial intelligence. So you can see here कि what are your observations first of all, एक एक करके बात करते हैं इसके basis पर. Prashant, any observations from your side? Then Akshit. सर ऑब्जर्वेशन ये है कि सर जैसे गैरी कैस्परोव मतलब उस फील्ड में मतलब एक टॉप के प्लेयर थे, तो उनको हराना तो एक लाइक वो कह सकते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये की फील्ड में. राइट अक्षित. ये सर वही सर उनको हराना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, और सर एज अ मशीन सर उनको एक जो चेस में ब्रिलियंट है उनको हराना थोड़ा सा ठीक है. सो मेनली बात अभी भी ये आई कि व्हाट वाज हैपनिंग, नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स वेयर देयर एंड ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेसर्स चेस इज अ गेम जहां पर हम फ्यूचर के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि क्या करना है, और वो बड़ी आसानी से पावरफुल प्रोसेसर होने के कारण डीप ब्लू कर ले रहा था. And at that time, it was thought that this cannot happen, that a person, a human being can be lost by a machine. In fact, that really happened. So this is considered as one of the breakthrough. Okay. Now, there are many more examples here. For example, the machine translator. जैसे कि जब इराक और यूएस का युद्ध हुआ था, तो उस पर्टिकुलर समय में the US forces were using translator to communicate with the injured persons. Now those injured persons or those persons who were there or the prisoners of war, वो तो basically अपने language में जो इराक में use होता है उसको use करते थे. And these US persons or the US army men, they were not knowing about anything about that language. So this translator was helping them, the army, to know exactly वो लोग बात क्या कर रहे हैं, वो लोग आपस में बात क्या कर रहे हैं. इस तरीके का एक मैकेनिज्म हमारे लोकसभा और राज्यसभा में भी होता है. अगर तुम देखो, लोगों को इस चीज की आजादी है कि वो किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, एंड लोग जो है अपने एक देयर इज अ पर्टिकुलर मशीन जिसको लगाते हैं, और जिस लैंग्वेज में वो सुनना चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट कर देता है और वो सुनते हैं. सो सच टाइप ऑफ मशीन ट्रांसलेटर्स, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ you can say artificial intelligence. Okay, but we were very much concerned about during our last lecture, that was about autonomous agents. And when we are talking about autonomous agents, that means they should have the capability to take decisions on certain circumstances on their own, right? So जो स्पेस में जाते हैं, मिशंस जो करते हैं, जैसे चंद्रयान गया या जो मार्स पे गया, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप जो है चीजों को कभी ऐसी सिचुएशन आए तो वो सर्टेन डिसीजंस को ले लेते हैं. कभी कभी हम लोग ये भी कट रही है सर आपकी. आर यू एबल टू हियर मी? हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर है? तो क्रैक हो रही थी काफी बीच में. क्रैक हो रही है आवाज. अब ठीक है? हाँ सर, यस सर, अब ठीक है. ठीक है. सो हम लोग जो बात कर रहे थे अभी ऑटोनॉमस एजेंट्स का, ऑटोनॉमस एजेंट्स का जो पर्पस होता है,
सर्टन डिसीजंस अपने आप के अकॉर्डिंग लेना। तो जो स्पेस में जो चीजें जाती हैं वो बेसिकली उनके अंदर दोनों कैपेबिलिटी होती है। दे आर बेसिकली गाइडेड बाय दोस स्टेशंस ऑन द अर्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जब कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है और फिर काफी समय बाद वो आता है, तो एट दैट मोमेंट उनको कुछ सर्टेन डिसीजंस वो अपने आप लेते हैं। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट सर्टेन इंटरनेट पे सर्टेन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम लोग इंटरनेट एजेंट्स कहते हैं। जैसे भी हमने कुछ एग्जांपल अभी अपने जस्ट प्रीवियसली लिया हुआ था, जो मॉनिटर करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है जब आप नेट पे जाते हो और आप क्या टास्क कर रहे हो, बेसिकली दीज आर बीइंग मॉनिटर्ड। या लोग जो स्पाई करने की कोशिश करते हैं ऑन द इंटरनेट, देयर आर सच टाइप ऑफ एजेंट्स। एज अ जेनरिक टर्म यू कैन टर्म देम एज इंटरनेट एजेंट्स, राइट? सो these are certain examples of artificial intelligence agents जो कि well known है। अर्लियर हम लोगों ने बात किया हुआ था अप्रोचेस के बारे में बात करने के लिए। नाउ देयर आर 4 approaches of artificial intelligence. These are strong AI, strong artificial intelligence, weak AI, weak artificial intelligence, applied AI, applied artificial intelligence and cognitive AI। तो हम लोग ने जो 4 डेफिनेशंस या 4 अप्रोचेस के बारे में जो बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हमारे पास 4 अप्रोचेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस ऑफ एआई। सो देयर आर 4 अप्रोचेस ऑफ एआई: स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, कॉग्निटिव एआई एंड अप्लाइड एआई। स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, कॉग्निटिव एआई एंड अप्लाइड एआई। ठीक है, सो ये हमारे 4 अप्रोचेस हैं। विल लर्न अबाउट देम फर्दर इन द ट्यूटोरियल। ठीक है, इसको आप एक बार रीड करिएगा, उसके बारे में हम लोग फिर बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग अभी का डिस्कशन जो हुआ है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। मेनली आज जो हम लोग का अभी तक डिस्कशन हुआ है दैट इज मेनली रिलेटेड विद द एग्जांपल्स। अभी जो एक मेन फोकस गया, कुछ एग्जांपल्स के बारे में फोकस किया है। ठीक है, तो मैं आई एम गोइंग टू नाउ डिस्कनेक्ट एंड फिर से कनेक्ट करते हैं क्योंकि 40 टाइम इज अबाउट टू फिनिश ऑफ। सो आई जस्ट कनेक्ट एंड आप लोग रिजॉइन करिएगा। आई होप सब लोगों ने चैट बॉक्स में अपना नाम एंड रोल नंबर डाल दिया है। सभी लोगों ने, प्रशांत, अक्षित एंड कोमल? नहीं सर, अभी डाल बेटा डाल दीजिए अभी तुरंत। तो जब तक आप लिख रहे हो तो मैंने आपसे बताया था हिस्ट्री ऑफ एआई जो है वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज अ डायग्राम यू कैन सी जिसमें कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको रीडिंग करिएगा, तो आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आई थिंक अब लिख लिया होगा। सो आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन एंड यू रीजॉइन इट अगेन।